के शो में। सिर्फ चंद माह में सिंध से 4 अरब रुपए की रिकवरी। जंगल में मंगल के दिन गुजर गए बदउन्वान अनासिर को चेयरमैन नैब का इंतबाह। जो समझते थे इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आज जेलों में है चेयरमैन नैब पुरअज़म। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। नैब की कारकर्दगी कैसी रही है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बार बार अक्सर इस वक्त जेर बहस भी आता है। न सिर्फ अवाम बल्कि सबके कंसर्न ओवरऑल मजमूई तौर पे सबके होते हैं जी। हर जो कंसर्न क्वार्टर्स है जी, नैब कर क्या रहा है, नैब की कन्विक्शन रेट्स क्या है, आखिरकार कितने पैसों की रिकवरी हो रही है, पैसों की रिकवरी हो भी रही है या नहीं हो रही है। मैं आज एक रीजनल ब्यूरो नैब कराची से स्टार्ट करते हुए प्रोग्राम का डिस्कस करता हूं, जहां आज चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल साहब ने विजिट किया था। इस जारी प्रेस रिलीज में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके सामने हम रखते हैं। नैब की प्रेस रिलीज में नैब के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सिर्फ कराची की हम बात करते हैं आपके सामने, जहां तकरीबन 65 करप्शन रेफरेंसेस साल 2019 जो है इसमें दाखिल, यानी 2018 और 2019 जो फिस्कल ईयर है इसमें 65 करप्शन रेफरेंसेस जो है दायर हुए हैं। जो डीजी हैं फारूक अवान साहब, ब्रिगेडियर फारूक अवान साहब, उनकी सरबराही में नैब ने 2 साल के अंदर यानी साल 2017-18 और 2018-19 में तकरीबन 4 अरब से ज्यादा की रिकवरी की है। टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको बताऊं तो साल 2017-18 में 729 मिलियन तकरीबन 72 करोड़ रुपए और साल 2018-19 में तकरीबन 3423 तकरीबन 34 करोड़ से ज्यादा, नहीं तकरीबन आप टोटल देखें तो 342 यानी 342 करोड़ रुपए, तो तकरीबन ये अमाउंट बनती है 4 अरब रुपए जो इस वक्त नैब ने कुछ माह के अंदर, जो गुज़िश्ता कुछ माह थे उसके अंदर ये रिकवरीज की हैं। 4 बिलियन की रिकवरी, ये सिर्फ नैब कराची की कारकर्दगी आपके सामने रख रहे हैं। टोटल कंप्लेंट्स जो नैब के सामने आई, जो जिनको टोटल कंप्लीटली और डिस्पोज ऑफ किया गया तकरीबन 346 हैं। नैब ने तकरीबन जिस तरह जो अरेस्ट हुए अक्यूज पर्सन उनकी तादाद 159 बनती है। इसके अंदर तकरीबन 30 से 32 लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे ब्यूरोज के मतलूब थे और उनको नैब कराची ने अरेस्ट किया। नैब कराची की कारकर्दगी अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रही है। गुज़िश्ता चंद माह में बहुत बेहतरीन रही है। नैब की रिकवरीज बेहतरीन रही है। नैब कराची इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली और नैब ओवरऑल जैसे जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी में एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। आज जावेद इकबाल साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की और जब उनसे गुफ्तगू हुई उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने ये जो पहले आपको सुनवाते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो पहले सकते थे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर क्या कहा जावेद इकबाल साहब ने। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। वो लोग माजी में जिनकी तरफ देखना भी मुमकिन नहीं था, आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने ये क्या किया, आज वो अल्लाह ताला के फजल व करम से नैब की हकीर काविशों की वजह से वो भी अपने किए की सज़ा कुछ भुगत रहे हैं और कुछ इंशाअल्लाह भुगतेंगे। और इस मौके पे मैं ये दोबारा कहूँ कि ये नारा सिर्फ़ और सिर्फ सियासी है कि जी नैब सियासी इंतकाम ले रही है। हमारा पॉलिटिक्स से किसी किस्म का कोई काम नहीं, और अगर ये साबित हो जाए कि नैब का चेयरमैन या नैब का इदारा किसी भी किस्म की सियासत में मुलविस है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार। अब बात यह जी कि चेयरमैन नैब ने जो अल्फाज अदा किए हैं वो उनके एक्शन में भी नजर आ रहे हैं और शायद इसी वजह से आप देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सियासी जमातें मजमूई तौर पर हुक्मरान जमात भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देती है। नैब की कारकर्दगी इस वक्त यानी चेयरमैन जावेद इकबाल साहब की सरबराही में इस तरह की रही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त नैब पर उंगली उठाती है, जावेद इकबाल पर उंगली उठाती है। वजह शायद यही है जी क्योंकि जिन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी वो कानून के कठेरे में आएंगे, कभी कानून की गिरफ्त में आएंगे, आज वो कानून की गिरफ्त में मौजूद हैं। बड़े बड़े ऐसे जो अपने आप को शायद क्या समझते थे आज कानून की गिरफ्त में है। तो जावेद इकबाल साहब की सरबराही में ये सब कुछ हुआ है। नैब इससे पहले माजी में क्या डील या ढील, ये डील और ढील का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है एनआरओ के लिए होता है या किसके नहीं होता है, ये करती थी नहीं करती थी। जावेद इकबाल साहब की ज़बानी खुद जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है चेयरमैन जावेद इकबाल साहब की ज़बानी, चेयरमैन नैब की। लेट्स हियर दिस आल्सो। ये उसकी खामख्याली है कि वो मुल्क के गरीब आवाम से डकैती करेगा और उसे कोई नहीं पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। परवरदिगार भी ढील देते हैं, कुछ ढील हमारे इदारे ने भी दी, लेकिन हमने सिर्फ ढील दी
हमने डील नहीं की। तो ये है जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी, नैब की कारकर्दगी। नैब एग्जैक्टली किस तरह काम कर रहा है और नैब कराची में किस तरह काम कर रहा है, नैब की कारकर्दगी पर इतने एतराजात क्यों उठ रहे हैं, जो एतराजात उठा रहे हैं उनका अपना बैकग्राउंड क्या है, क्या वो खुद विक्टिम्स, क्या वो खुद अक्यूज्ड हैं, अक्यूज्ड हैं इसलिए वो आवाजें उठा रहे हैं। ये सारे सवालात प्रोग्राम में बेनकाब में आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नैब की कारकर्दगी और कुछ बुनियादी सवालात हम उठाएंगे। हमारे साथ रहेगा बेनकाब में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। नैब कराची की कारकर्दगी की बात हो रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस सवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर नैब हैं कराची के। हारिस सवाद साहब शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना अजीम साहब हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद हैं। जो अहम रेफरेंसेज नैब ने फाइल किए हैं उसमें नैब कराची ने डॉक्टर आसिम शर्जील इनाम मेमन, इसके अलावा आगा सिराज दुर्रानी, कामरान माइकल, ये तमाम रेफरेंसेज दायर किए हैं। इसके अलावा तकरीबन ऐसे 65 रेफरेंसेज हैं जो 2018-19 में नैब कराची की तरफ से दायर किए गए हैं और टोटल 9887 तकरीबन 10,000 कंप्लेंट्स हैं जो नैब कराची के पास आई, जिनमें से कंप्लीटली या डिस्पोज ऑफ जो हुई वो 346 जो कंप्लीट हुई कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद। और इसी तरह से ऐसी बहुत सी रेफरेंसेज हैं जो इस वक्त चेयरमैन नैब के पास 28 से करीब रेफरेंसेज हैं जो अप्रूवल के लिए गई हुई हैं। आज साहब, नैब की कारकर्दगी हर जगह जेरे बहस होती है, नैब कराची ने आखिरकार क्या काम किया है 2 सालों में आपकी नजर में? देखें, सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी यहाँ कराची डिवीजन की कि वी हैव गॉट अ वेरी गुड डीजी हु इज सो कंपोज्ड और देन ही अंडरस्टैंड। ही हैज बीन मुल्तान में डीजी रहे हैं, फिर उसके पेशावर में रहे हैं रीजनल, एंड नाउ इज इन कराची। और जाहिर है कि इसके साथ आई मस्ट अप्रिशिएट चेयरमैन नैब को भी कि देखें ये सारी टीम वर्क होता है, डायरेक्शन विजन, और सबसे बड़ा क्रेडिट है कि उनको पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने दोनों ने रिकमेंड करके लेके आया। तो ये बड़ी करेज की बात होती है कि कोई स्टैंड ले, और इरिस्पेक्टिव को जब पीपल्स पार्टी के लोग हैं, PMLN के हैं, PTI के हैं, किसी पार्टी के हैं, ही हैज बीन अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और बड़े बड़े सख्त स्ट्रॉन्ग केसेस जो उन्होंने खुद भी कहा कि बहुत वो जो समझते थे मुझे हाथ नहीं लगा सकता, उनको भी कटहरे में ला के और उनका अकाउंटेबिलिटी में ला के लेकर आए हुए हैं। एक तो ये बात है। सेकंड है कि फिर उसके बाद जहां सिंध का जो प्रोग्रेस आप देखें, $4 बिलियन 4 महीने में, इट्स अ ह्यूज रिकवरी। इनडायरेक्ट रिकवरी जो है वो 700 बिलियन रुपीस की है, 700 बिलियन रुपीस की, जिसमें बैरिया का केस भी है और बहुत से केसेस हैं। फिर उसके बाद रेफरेंसेस 65 to 70 रेफरेंस बनाना, इट्स अ क्लासिक। जो आई नो कि ये कितना डिफिकल्ट काम होता है, ये जब तक आपकी टीम वर्क ना हो, कोऑर्डिनेट एफर्ट ना हो, वो ना। और फिर आज सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने गरीब लोगों को कोऑपरेटिव हाउस सेटिंग में मंजूर रूफी के प्लान में जब आए उन्होंने सबको प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आई थिंक ये एक वो इतनी दुआएं लोग दे रहे थे, जिस तरीके से बूढ़ी औरतें जिनका सब कुछ लूट गया हुआ था वो वापस कर दिया। आई थिंक डीजी एफर्ट की ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है ब्रिगेडियर फारूक अमान की। तो इसको जब हम देखते हैं देन वी रियलाइज और कि कितना काम कर रहे हो। एक याद रखिए कि जैसे इंडिया हमेशा ISI की बुराई करता है, क्यों ISI बहुत प्रोफेशनल काम करती है, इसी तरीके से जो जितने लोग इस वक्त नैब की बातें करें इसलिए कि नैब इज वर्किंग अक्रॉस अ बोर्ड और वो दे आर नॉट स्पेयरिंग एनीवन। और यही वजह है जिसकी वजह से नैब आज लोग डरते हैं। अगर आज इस इदारे को विंग्स क्लिप कर देंगे, कमजोर कर देंगे, लेट मी टेल यू, फिर पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी चीज नहीं रह जाएगी। ये जो एक चीज रहेगी, हाँ इसको आप अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करें, हर चीज की इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन खत्म करना, वीक करना इज नॉट एन आंसर। नहीं, लेकिन वो तो बात खत्म करना, वीक करना बात है। लेकिन नैब कराची जब किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं ना कि पहले क्या था और अब क्या था। पहले जो डीजीज रहे थे और ये नैब की हम कराची की आज बात कर रहे हैं पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में, तो फर्क क्या है? मतलब पहले माजी के नैब कराची में आप खुद भी नैब में रहे ना? इट्स 1000 डिफरेंट। अच्छा, क्यों उसके आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इससे क्या पहले जो मैंने देखे हैं जो यहाँ पर थे डीजी नवीन से पहले जो थे, मैंने उनका नेगेटिव अप्रोच, इनडिसाइसिव डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। उसके बाद जब आप अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनको आप इंडिपेंडेंस देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो वो कैसे काम करेंगे? उनको ये पता हो कि जी मेरे पीछे कोई स्ट्रॉन्ग डीजी बैठा हुआ है हु विल सपोर्ट माय राइट थिंग। जाहिर है कि राइट थिंग की बात कर रहे हैं
और जब आपकी कन्विक्शन होती है, आपकी टीम स्ट्रांग होती है, उनको पता होता है कि पीछे हमारी बैक पे कोई सपोर्ट करने वाला है, फिर टीम आपको रिजल्ट देती है। और यही एग्जैक्टली हो रहा है कि यही टीम थी पहले भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो डायरेक्टर्स दे फील कॉन्फिडेंट, उनके केस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन सारे अपनी अपनी जगह फील स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि समबडी देयर ही चेयरमैन नैब इन पर ट्रस्ट करते हैं, डीजी के ऊपर, वगैरह फारूक के ऊपर, और आगे उनकी टीम करती है। दिस इज द बेसिक फैक्टर जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से आज सिंध का जो है नैब ये देर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली। सही। आज चेयरमैन नैब ने बहुत गुफ्तगू भी की। राना अजीम साहब यहाँ पर कराची आने के बाद, राना अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और काफी उन्होंने अहम बातें की। उन्होंने फिर दोबारा जिक्र किया जी कि किस तरह जो हाउसिंग सोसाइटीज ने लूटा रकम आम आवाम की, उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग जो अब जेलों में हैं, सोच नहीं सकते थे। ये जो चेयरमैन नैब रहे हैं, ये अभी हारिस अहमद साहब ने भी कहा कि कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो लोग उसके पीछे लगे होते हैं। इतनी तनकीद का सामना है, क्या आखिर इनकी कारकर्दगी कितनी बेहतरीन रही है जो इस वजह से इतने लोग पीछे लगे? राना अजीम साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज से पहले जो नैब का दायरा था वो सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए था। पहले जो नैब का दायरा था उसमें तगड़े आदमी को पकड़ा नहीं जाता था और जो आम आदमी होता था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। अब जरूर है कि जब से जुवैद इकबाल साहब आए हैं, उसके बाद उनकी बाकी टीम जो है उसमें तगड़ा आदमी जो है, तगड़े जो लोग हैं, जो बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनको पकड़ा गया है। और पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकवरियां होनी शुरू हुई हैं। पहली दफा हुआ है। आपके कराची में ले लें, आप सिंध के अंदर ले लें, सिंध के अंदर जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जितने लोग सामने आ रहे हैं, क्या कुछ तसव्वुर कर सकता था, क्या कुछ सोच सकता था कि इन पर भी कभी हाथ डाला जाएगा, चाहे कोई भी दौर हो? देखें, पहले अगर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस के हवाले से कोई इंप्रूवमेंट हुई थी? अब की बार क्या हो रहा है? अब कई रेफरेंस सामने आ गए हैं, कई चीजें सामने आ गई हैं, कई रिकवरी होनी शुरू हो गई हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। और जहां तक बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है अभी ब्रिगेडियर साहब ने, कि ये इसी तरह होता है कि जिस तरह राह वहां बैठकर या इंडियन बैठकर पाकिस्तान की ISI के खिलाफ इसलिए तनकीद करते हैं कि उनसे उनको खौफ होता है, उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान की जब तक खसासदारी मौजूद है पाकिस्तान की हिफाजत रहेगी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हाथ रहेगा। इसी तरह जब किसी करप्ट को पकड़ा जाता है, जब किसी तगड़े आदमी को पकड़ा जाता है, तो वो हर उस अदारे के खिलाफ हो जाएगा जो उस पर हाथ डालेगा। तो नैब के खिलाफ ये जो आवाजें आपको सिंध के अंदर से, पंजाब के अंदर से ज्यादा आ रही है, वो इसी वजह से है कि पहली दफा उन लोगों पर हाथ डाला गया है जिनके मुतल्लिक सोचना क्या तस्वर में लाना भी नहीं था। अभी तो कराची में बहुत सी चीज बहुत से लोग ऐसे मौजूद है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं एक शख्स की निशानदेही करता हूँ। आपने एक माली पकड़ा गया पहले, अरबपति माली, एक और माली है हजूर बख्श कलौर, वो भी माली भर्ती हुआ, वो भी अरबपति माली है। आपको पता है कि मैं आपके प्रोग्राम में ही उसकी आपको इतनी प्रॉपर्टियां दिखा सकता हूं कि अगर सिंध के अंदर माली जो है वो अरबपति होना शुरू हो जाते हैं, अगर सिंध के अंदर दूध बेचने वाले जो है MPA बन जाते हैं और उसके बाद इसलिए MPA बन के करोड़ोंपति यानी अरबोंपति हो जाते हैं और उनके बेटों के नाम उनके नाम दुबई तक में जायदाद देती हैं, यहाँ पर होती है, तो फिर मुझे बताएं, जब ऐसे लोगों पर जो बिल्कुल कोई दूध बेचने वाला हो और उसके बाद अरबपति बनकर किसी का करीबी साथी बन जाए, कोई माली हो और फिर होटलों का मालक और बाकी चीजें बन जाए, तो फिर उन पर जब हाथ डलता है तो वो हाथ उन पर ही डलता, उनके आकाओं पर भी डलता है। फिर उनकी गिरफ्तारी से उनके आका जो होते हैं वो बड़े सामने आकर चीखते चिल्लाते हैं। देखें ना आप कि क्या कहा खुर्शीद शाह साहब ने कि जी मैं तो जद्दी पुश्ती रईस हूँ। मुझे बताएं, जद्दी पुश्ती रईस का बेटा जो होता है ना, वो कोई मामूली सी छोटी नौकरी नहीं करता। जद्दी पुश्ती जो रईस होते हैं। राना साहब, इस पे ये वाली बात तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हारिस साहब आपका भी इस पे तज़किया, क्योंकि ये जो जिन केसेस का जिक्र है, डॉक्टर आसिम, शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, जो आप कह सकते हैं जो हाईलाइट रहे हैं नैब कराची के, कामरान माइकल, अब आगा सिराज दुरानी साहब गिरफ्तार हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब 2 रेफरेंसेज हैं उनके ऊपर, एक में वो बाहर हैं, दूसरा एसेट बियॉन्ड मींस का अभी तक उसमें गिरफ्तार। डॉक्टर आसिम का हमें पता है 42 बिलियन का रेफरेंस था। सर, ये लोग पूछते हैं कि इन मेगा केसेस में मंतकी अंजाम तो नहीं हुआ केसेस का। नैब कराची कह रहा है कि 84% कन्विक्शन रेशो है, लेकिन इन्हीं बड़े बड़े नामों में भी हमने देखा है कि क्या वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो वजह क्या है साहब, क्या वजह है? इसमें बेसिकली वजह ये कि इन सब के रेफरेंस फाइल हो गए हैं जी। जब रेफरेंस फाइल हो जाते हैं देन इट इज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ रीजनल DG, जैसे यहाँ ब्रिगेडियर फारूक अमान है, उनके हाथ से निकल। नाउ इट इज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, वहां पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दे हैव टू पिच देयर बैटल एंड देन दे वहां जो डिफेंस के आते हैं, विटनेस आते हैं, प्रोसिक्यूशन आते हैं, ठीक है। तो इट टेक्स
यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे इस बात को यहीं से जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्योंकि तज्जिया आपका हासिल करते हैं, बिलाल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे थे ना जी कि क्या क्या शो, तो बिलाल भुट्टो साहब बयान तो सियासी है, लेकिन नैब पर भी, गवर्नमेंट पर भी तनकीद चल रही है इस वक्त मुख्तलिफ सियासी क़यादत की तरफ से। बिलाल भुट्टो क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस वन। सूबे के हुकूक छीने जा रहे हैं, हर सूबा को अपना पैसा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अब तो ये कराची पे कब्जा भी करना चाहते हैं, और अब वाटर रिकॉर्ड्स पे भी हमले हो रहे हैं, लिंक कनाल्स पे डैम्स बनाने के मंसूबे बन रहे हैं, ये आपका पानी चोरी करना चाहते हैं, ये पूरा सूबा का मुआशी कत्ल होगा, ये मेरा आवाम का मुआशी कत्ल होगा, हम ये नहीं होने देंगे। आज वो जमहूरियत खतरे में है, आज वही जमहूरियत खतरे में है। अदालत हो, मीडिया हो, पार्लियामान हो, सब के सब रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं और अवाम के हकूक मारे जा रहे हैं। इस बयान पर भी और नैब की मजमूई तौर पर कारकर्दगी पर होगी बहस, होगा तबसरा, तज्जिया, और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर जब नैब पे इतनी तनकीद हो रही है तो असल में नैब कर क्या रहा है, आपके सामने करेंगे बेनकाब। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल, नैब की कारकर्दगी, नैब क्या कर रहा है और नैब जो कर रहा है उससे लोगों को क्या मसला इस वक्त है और क्यों है, ये आज प्रोग्राम में सवाल उठा रहे हैं। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान सुनवाया था, आपको ये भी दिखाते हैं कि नून लीग भी क्या तनकीद कर रही है और ये जो तमाम पकड़ धकड़ है इसके ऊपर नून लीग के रहनुमा क्या क्या। लेट्स हियर दिस आल्सो। इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की वो जमहूरी जमात है जिसकी सबसे ज्यादा क़यादत गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वो जमात है कि जो सबसे मजबूत मौक़िफ़ के साथ इस निज़ाम का मुकाबला कर रही है, इस हुकूमत का मुकाबला कर रही है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सियासी इंतकाम हो रहा है, मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा जा रहा है, मुखालफीन को अगवा किया जा रहा है, ये सब कुछ, चाहे वो साद रफीक हो, चाहे वो सलमान रफीक हो, चाहे वो हमजा शरीफ हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह, शहरयार अफरीदी साहब कहते थे कि वीडियो मौजूद है निगरानी की भी और रिकवरी की भी। कल ANF ने कहा कि हमारा वजीर झूठ बोलता है। अब ये जो अहम बात है जी, जिस पर तनकीद हो रही है नैब की कारकर्दगी पे तो नहीं, लेकिन जो पकड़ धकड़ है उसके ऊपर तनकीद जो हो रही है, जिस तरह से हो रही है, जावेद इकबाल साहब के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, यानी कोई एक पार्टी नहीं, सब कर रहे हैं। PTI भी बेशुमार के कुछ वज़रा कुछ कह देते हैं नैब के बारे में। राना साहब तो ये भी बताते हैं जी कि जब सब तनकीद कर रहे हैं उसका मतलब आप कुछ सही काम कर रहे हैं। राना अजीम साहब, ये बात है। बात यह है कि पहले तनकीद क्यों नहीं होती थी, एक सवाल ये भी करें कि पहले तनकीद क्यों नहीं होती थी। पहले तनकीद इसलिए नहीं होती थी कि पहले इन लोगों को हाथ नहीं डाला गया था। देखिए, पहले तनकीद इसलिए नहीं होती थी कि पहले नैब जिसको पकड़ती थी वो शख्स होता था जिसके पीछे कोई खड़े होने वाला नहीं होता था, जिसकी सियासी जमात नहीं होती थी, जिसके पीछे कोई पावर नहीं होती थी, जिसको इंतकामी तौर पर पकड़ा जाता था और उससे कुछ लो कुछ दो करके या उसका केस मामूली सा होता था उसे करके फारिग कर दिया जाता था। आज चूंकि उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, बजाय ये तनकीद करने के, ये सवाल करने के मुस्लिम लीग नून के सबसे ज्यादा हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी, ये जवाब दें कि क्या इनके लोगों ने करप्शन नहीं की। अगर नहीं की तो उसका सबूत दे दें। देखिए, मियां नवाज शरीफ पे जो इल्जाम आते हैं उनसे मनी ट्रेड मांगी गई ना, नहीं दी गई। अगर आसफ अली जरदारी साहब की जितनी कंपनीज निकली, जो कुछ निकला, एक रात में शेयर किस तरह तब्दील किए गए, क्या आपको, मुझे, आम आदमी को पता है, तो हजारा को भी उसकी चीज मौजूद है, हर चीज। इसी तरीके से फरयाल ताकुर साहब का किसको नहीं पता कि सारी सफेद और स्याह की मालक सिंध में वो थी। किसको नहीं पता जो शर्जील मेमन साहब जो हैं उनके घर से कितने पैसे, घर में कितने पैसे होते थे, शर्जील मेमन के कितने फ्लैट मौजूद हैं। ये सारी चीजें हैं, जब इनका जवाब मांगा जाता है, चूंकि ये एक सियासी जमातों से तल्लुक रखते हैं और उन सियासी जमातों से तल्लुक रखते हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर अवामी तौर पर कोई रूट्स हैं, तो फिर ये उन्हीं रूट्स की बुनियाद पर तनकीद करते हैं, उन अदारों पर जो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुझे बताएं कि आसफ अली जरदारी साहब को इतने साल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जेल में रखा गया, जेल में रखने के बाद इन्होंने उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं किए
ये सवाल तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी पूछने चाहिए थे। अभी तो जरदारी साहब को साल नहीं हुआ जेल में गए हुए, अभी तो ऐसा मामला कई साल वो जेल में रहे ना, तो उसका इल्जाम तो वो नवाज शरीफ पे लगाते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत ने उन्हें जेल में भेजा था, सारा कुछ किया था, तो उस वक्त ये इल्जाम क्यों नहीं लगा? दरअसल आज वो सारी कुव्वतें जिन पर करप्शन के इल्जाम आते, आज पहली दफा हुआ है कि जो करप्ट लोग हैं उन्हें ऊपर से पकड़ा जा रहा है, पहले नीचे नीचे पकड़ा जाता था। इसके बावजूद भी चेयरमैन नैब कह रहे हैं जी कि सऊदी स्टाइल पावर्स हो, यानी वो वाली जो वहां पर है जहां उन्होंने जिस तरह रिकवरी की थी एक होटल में रखकर, वो उसी तरफ इशारा करते हैं ना, जब कहते हैं या वज़ीर आज़म साहब जब जाते हैं तो वो चीन के मॉडल की बात करते हैं। तो अगर सब सही भी चल रहा है, जावेद इकबाल साहब और पावर्स की बात क्यों कर रहे हैं? ये इसकी वजह क्या है? जी, वो इसी वजह से पावर की बात कर रहे हैं कि आज सियासी मदाखलत की वजह से उन्हें अपने काम में रुकावट पेश हो रही है। आज आप देखें कि जरा सा मामला होता है जिससे रिकवरी के लिए पूछा जाता है, जिससे खींचा जाता है, उस पर असेंबली के अंदर चीखो पुकार शुरू हो जाती है, उसके लिए नए कानून बन जाते हैं, किसी जगह से आर्डर आ जाते हैं जिनको भेजे कि इनको असेंबली सेशन में आना है, इन्हें किसी को जो है असेंबली सेशन के दौरान असेंबली के अंदर ही रखा जाता है। तो इससे ना रिकवरी हो सकती है मुमकिन है, ना कोई इंसाफ मुमकिन है। ये उसी सूरत में सिफान होगा जिस सूरत में सऊदी अरब वाला मॉडल होगा, चाइना वाला मॉडल होगा। देखें वहां पर एक साबिक मेयर के घर से सोना निकला, वहां पर कई महीनों पे काम नहीं किया, 90 दिन का रिमांड नहीं हुआ, चंद दिनों में सरजीत का फैसला हुआ और इस सजा दे दी गई। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तस्वर ही बिल्कुल तब्दील है। यहाँ पर सियासी कारकुन जो अपनी क़यादत की बुराई को, अपनी क़यादत की करप्शन को भी अपने लिए सादत समझते हैं, वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर असेंबली में मौजूद उनके अरकान असेंबली उनके लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर उनके वफादार ब्यूरोक्रेट्स उनकी मदद के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो ये तो मामला है। अगर आपने रिकवरी के जिक्र किया राणा साहब, तो भारत समाज साहब नैब ने 71 अरब रुपए रिकवर किए हैं 22 माह के अरसे के दौरान। 600 उन्होंने बदनवानी के रेफरेंसेस मौजूद एहतसाब अदालतों में जमा कराए हैं, और जो कन्विक्शन रेट ओवरऑल नैब का है वो 70% है। नैब कराची का 84% है, तो नैब का ओवरऑल 70% है। तो अब चेयरमैन नैब जो मजीद पावर्स की बात कर रहे हैं वो क्यों है जावेद इकबाल साहब, और फिर उससे क्या हासिल होगा? देखिए, बात बेसिकली ये है कि वहां पर क्या था, सऊदी अरब में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने पकड़ा, होटल में बंद कर दिया, किंगडम थी, नोबडी कुड क्वेश्चन, उन्होंने पैसा लिया, छोड़ दिया। यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर अदालतें हैं, छोटी छोटी बात पे आपको स्टे मिल जाता है, बेल मिल जाती है, तो वो उनके पर, और फिर उसके बाद लेंथी प्रोसीजर हैं कोर्ट्स के, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, 5 साल चल रहा है। सेकेंड वजह यह है कि देखें, एक नैब का बड़ा अच्छा कानून था, वो था वॉलंटरी रिटर्न। वॉलंटरी रिटर्न में ये होता था कि आप पैसा जमा करा दें, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है और आप क्लीन चिट ले लेते थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम हुई है। इसलिए कि जब आप प्ली बार्गेन करते हैं तो आपके बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, कब वो आपको पकड़ लेंगे, आपके 10 साल के लिए नाहल हो जाएंगे, कोई लोन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को टेक्निक, सो 101 थिंग्स है। ये मेरे ख्याल में अभी भी मुझे नहीं पता कि हाउ मच चेयरमैन कैन हेल्प कि यह सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन डालें। कम से कम चलो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो आप रखेंगे, उनको प्लीबान वो रिटर्न नहीं होगी, लेकिन बाकी बिजनेसमैन को अगर मिल जाती है, आज ये सारा पैसा रिकवर हो गया होता। चेयरमैन आपकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि इतने लोगों को पकड़ा हुआ है, इतनी हिम्मत से पकड़ा हुआ है, इतनी करश से पकड़ा हुआ है, इतनी प्रेशर आ रहे हैं, और इसी तरह सिंध डीजी नैब सिंध के ऊपर प्रेशर आ रहे हैं। अगर ये पहले से प्ली बार्गेन ना होती और ये वॉलंटरी रिटर्न होता तो आज बहुत पैसा रिकवर हो गया होता, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मुझे ऐसी पावर अगर मिल जाए तो मैं आपको 1 महीने में 2 महीने में आपको रिजल्ट दे सकता हूँ। पकड़ के देखे ना, इस वक्त हमें क्या चाहिए, आप 4-5 जो फैमिली जिनको हमने बड़ी फैमिलीज को पकड़ा हुआ, अगर आपको तकरीबन आपको 7, 8 या 10 बिलियन डॉलर्स आपको मिल जाते हैं पूरा पैसा इनसे, तो आपकी इकोनॉमी रिवाइव कर जाती है। और ये पैसा लूटा हुआ, आवाम का पैसा लूटा हुआ है। ये कैसे कहते हैं पॉलिटिशियन, किस मुंह से कहते हैं जी कि ये बंद किए हुआ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? जब आप जो केस चलता है, आपने कोई एक प्रूफ दिया, आपने कदर लेटर क्यों लेकर आए, आपने को मनी ट्रेल दी है, यहाँ से पैसा कैसे गया, ये चीजें। इस दौरान आपने ये देखा कि किस तरह से पर्सनल टारगेट भी किया गया चेयरमैन नैब को, मतलब ये पूरा जो मुहिम डिफेमेशन चलाई गई, दैट इज वेरी अनफेयर। कितने स्कैम्स झूठे, उसमें किस किस को इस्तेमाल करके क्या क्या किया गया। देखिए, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैन इज वर्किंग प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहा है और फिर वो किसी की परवाह नहीं कर रहा, तो ये हमेशा होता है। आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू चेयरमैन नैब कि उन्होंने इनकी परवाह नहीं की है। पर्सनल थिंग आप पे अभी और भी आती रहेंगी, कोई ना कोई बहाने लगाएंगे। यू हैव टू रिमेन फोकस। आपको अवाम ने और उसके बाद आपकी पूरी पाकिस्तान की अवाम आपकी तरफ देख रही है। यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग विदाउट एनी प्रेशर, जैसे आप कहते हैं,
और आई एम वेरी हैप्पी कि आपके कहने से फिर बाकी रीजनल डीजी जो हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उन डीजीज की वजह से फिर उनके डायरेक्टर ने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में कर रहा था। तो ये टीम वर्क है और ये आई थिंक डूइंग अ गुड जॉब, दे मस्ट कंटिन्यू। और यही वजह, इससे पहले चौधरी कमर जमान थे, देखें कितने केसेस पे हुदैबिया पेपर मिल का उन्होंने क्या किया और कितने केसेस को किया, क्योंकि ये बस उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हुए थे। ही इज द ओनली वन जो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं एंड ही इज डूइंग अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस एंड रियली हैट्स ऑफ टू चेयरमैन एंड डीजीस इन कराची जो अपने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। राना साहब, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की आदत पे तो हम बहुत बात करते हैं, पीटीआई क्यों इनको अमेंड कर रही है लॉस को? और पीटीआई का अमेंड करना लॉस, क्या पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो नहीं चाहते नैब के जो पावर्स हैं उसको कर्ब कर दिया जाए, नैब इस तरह काम ना करे? वजह क्या है इसकी, राना नजीम साहब? बिल्कुल बात की दुरुस्त है आपकी। पीटीआई के अंदर कौन सा फरिश्ते बैठे हुए हैं? पीटीआई के अंदर भी एक बहुत बड़ी करप्शन करने वाले लोग मौजूद हैं। पीटीआई के अंदर भी बड़ी बड़ी अच्छी अहम सीटों पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने करप्शन की इंतहा की। अब चूंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस कानून को इस तरीके से तब्दील किया जाए, कोई ऐसी चीजें बीच में लाई जाए कि उनको भी उसमें सहूलत मिल सके। आप देखें कि अगर आप इसमें ब्यूरोक्रेट्स को कहते हैं नहीं पकड़ना, तो करप्शन तो होती ब्यूरोक्रेट्स के जरिए है। अगर उस ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप उस सरकारी अफसर तक किस तरह, उस सियासतदान तक किस तरह पहुंचेंगे? इसमें आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को इस तरह करना है, इस ग्रेड से लेकर इस ग्रेड के अफसर को इस तरह करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को खौफ है कि जो इस करप्शन की गंगा में नहाए हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने करप्शन करने वालों का साथ दिया है, वो पीटीआई के अंदर मौजूद है। ये बात इकरार करनी चाहिए हमें और माननी चाहिए, और इमरान खान साहब को भी इस पर एक भरपूर स्टैंड लेना चाहिए कि अगर एक कानून जो है मियां नवाज शरीफ के लिए है, आसफ अली जरदारी के लिए है, फलियाद तालपुर के लिए है, ख्वाजा साद रफीक के लिए है, तो फिर वो कानून तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं। और अफसोस से हमें कहना पड़ता है, अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां पर इतनी मिसालें कायम की जा रही हैं कि, और जहां पर खान साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल करप्शन करने वालों से समझौता नहीं करूंगा, तो फिर उन्हें अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना होगा और उन्हें फ्री हैंड देना होगा नैब को कि हम किसी कानून में तब्दीली नहीं कर रहे, कोई कानून तब्दील नहीं कर रहे। जुर्म जो है वो इस्लाम के कानून के मुताबिक जुर्म करने वाले को सजा दे, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो आम शख्स हो, चाहे वो एक बड़ा तगड़ा आदमी हो, उसको पकड़े। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये आप हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी गिरफ्त भी होनी चाहिए, इसमें तो कोई बहस नहीं। ठीक है, ये बात सही है, इसमें अनासर है। अच्छा, ये इस बात पे भी रोशनी की हालत डाल दे, क्योंकि ये हम कह रहे हैं जी कि नैब अच्छी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कंप्लेंट्स नैब में जो आ रही हैं वो बढ़ रही हैं। 10,000 कंप्लेंट्स एक साल में आई हैं। देखिए इसकी वजह कि ये खुली कचेरी जो कर रहे हैं, ज्यादा लोग एक्सेस हासिल हो गई है, या ये करप्शन बढ़ गई है माशरे में, क्या हो रहा है? एक सबसे बड़ी बात यह है, दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान नैब के ऊपर। अगर सिंध में आ रही है, बढ़ गई है, पहले कितनी थी? लोगों को एक ही अदारा नजर आ रहा है जो उनको इंसाफ मुहैया कर सकता है और कर रहा है। न एंटी करप्शन वो उस तरह का काम कर रही है, न FIA कर रही है। एक अदारा है जिस पे लोगों को कॉन्फिडेंस, हर बात को कहते हैं नैब में दे दो। तो नैब की प्रॉब्लम बेचारों की इसलिए हो गई है कि जब इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा तो फिर वो कैपेसिटी जब या तो फिर उसकी बढ़ाई जाए, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय IAS को ज़्यादा रखें आप और इनरोलमेंट करें, वो ट्रेन करें, वो किया जाए। बट जब कंप्लेंट ज़्यादा आएंगी, इसका मतलब वन ये है, तो आई टेक इट कि इसका मतलब है कि DG नैब सिंध के लोगों का ट्रस्ट है एंड दे वांट कि ही शुड बी एबल टू हेल्प और उनको इंसाफ मुहैया करें जल्दी से जल्दी। दिस इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर। सेकंड बात सफान जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि देखें, ये जो इतनी हम बातें कर रहे हैं कि ये डील क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये गवर्नमेंट जो है PTI की, ये करप्शन एलिमिनेट करने के लिए मैनिफेस्टो में था। तो अगर ये नैब के विंग्स को क्लिप करते हैं, उनको कमजोर करते हैं, आई थिंक इट विल वेरी अनफेयर। अगर इनके अपने लोग आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, चेयरमैन नैब इज डूइंग इट और वो करते रहेंगे, लेकिन PTI को कम से कम उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। लेजिस्लेशन ऐसी नहीं लानी चाहिए जिससे ये डायरेक्ट कमजोर हो जाए। विंग्स के लिए